हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 13.1 जिसके 7 सम हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ए डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। ठीक है, एक डाई को 3 बार थ्रो किया जाता है। ए डाई इज़ थ्रोन 3 टाइम्स। एक बार थ्रो करते हैं तो 6 आता है, पता है आपको। 3 बार करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, ये हो जाएगा 216। अच्छा, हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने निकालनी है पी ई बटा एफ। ये चीज़ निकालनी है हमने। अब इसमें इवेंट ई क्या है? ई है कि भाई 4 अपीयर्स ऑन थर्ड डाई। थर्ड डाई पे 4 नंबर आना चाहिए। तो बेटा ये आसान है, देखो 1 1 4 तीसरे वाले पे। ठीक है ना, 1 2 4 1 3 4 1 4 4, तीसरे पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे को वेरी किया। 1 5 4 और 1 6 4। ठीक है, ये हो गया पहला। ऐसे करके फिर 2 1 4 हो जाएगा। 2 1 4, फिर 2 2 4, फिर 2 3 4, 2 4 4, 2 5 4 एंड 2 6 4। सिमिलरली थर्ड लाइन में 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, 3 4 4, 3 5 4, 3 6 4। और फिर ऐसे ही 4 1 4, 4 2 4, 4 3 4, 4 4 4, 4 5 4, 4 6 4, 5 1 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में, एक मिनट, इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ये ऐसे चल रहे हैं उसी में। 5 1 4, 5 2 4, 5 3 4, 5 4 4, 5 5 4 5 6 4। ठीक है जी। और लास्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 6 1 4, 6 2 4, 6 2 4, 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4 एंड द लास्ट वन इज 6 6 4। तो ये कुल मिला के टोटल केसेस हो जाएंगे 6 × 6 36 केसेस। ठीक है, इवेंट ये हो गया 4, जब 4 आना चाहिए आपका थर्ड डाई पे। इवेंट एफ क्या दिया इसने, एफ में कहता है 6 और 5, 6 and 5 appears on the first 2 cases। 6 and 5 appear on first two tosses। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले पे 6 आना चाहिए, दूसरे पे 5। तो क्या बनेंगे, 6 5 1, ये देगा 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4 और 6 5 5 और लास्ट वाला है 6 5 6। अब देखिए, हमने निकालना है पी ई बटे एफ, ये जो मैंने बताया था आपको।
तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ऑफ एफ। तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए और एफ चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटरसेक्शन मैं लेता हूँ। इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं आप, कॉमन। ई और एफ में क्या कॉमन है, 654, एक ही कॉमन आया है और वो है 654। तो एक केस आया है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हो जाएगा 1/36। सॉरी, टोटल केस तो 216 है, तो 1/216। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई। पी एफ की वैल्यू क्या आएगी, पी एफ की वैल्यू है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ साथ में इसको। पी एफ की वैल्यू क्या है, एफ में कितने केसेस हैं, 6 केसेस। तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 6/216। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 1/216 बटे 6/216, क्योंकि इंटरसेक्शन एफ है 1/216, ये 216 से 216 लग गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/6 जो हमने निकालना था, ठीक है। हीट्स में यही पूछा होता, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये, और अच्छे से देख लीजिए आप सभी। आसान सम था बिल्कुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। बेटा आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। जहाँ लगे कि भाई पॉज करने की जरूरत है, तो उसको पॉज करके रोक के वीडियो को अच्छे से समझ के सम को फिर आपने ये करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम है 9th में क्या है, मदर फादर और सन हैं, वो एक लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल केसेस में बता देता हूँ, टोटल केसेस क्या बनेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। तो इसका तरीका है 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आपको प्रश्न में समझाया था हमने, 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये क्या 6, टोटल 6 केसेस बनेंगे। तो इसमें इवेंट ई क्या है कि भाई सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, एक सिरे पे सन आना चाहिए। तो क्या आएगा, क्या बनेगा इसका, देखो सन इधर ले लिया, मदर फादर, सन इधर ही है, फादर मदर। अब सन इस एंड पे लिया, तब इस पे लेते हैं, मदर फादर सन, फादर मदर सन। तो ये टोटल 4 केसेस बनते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं साथ साथ लिखूं, पी ऑफ ई, तो ये हो जाएगी 4/6, ठीक है जी। और एफ क्या है, फादर इन द मिडल, एफ इवेंट है फादर मिडल पे होना चाहिए, फादर इन द मिडल, मिडल का मतलब बीच में, ठीक है। अब फादर बीच में आएगा तो सन फादर मदर, एक ये बन गया, मदर फादर सन, दो ही केसेस बन सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। ये आपका ई था, ये आपका एफ था। अच्छा चलो एफ का निकालना चाहिए, तो एफ का क्या आएगा, 2/6, 2 टोटल केसेस चाहिए मुझे निकालना है। साथ साथ इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन क्या है, दोनों ही है। एक मिनट चेक कर लेते हैं दोनों है कि नहीं। सन फादर मदर, इसमें भी है, इसमें भी है, मदर फादर सन, इसमें भी है। तो 2/6। तो हमने निकालनी थी प्रोबेबिलिटी
क्या क्या निकालना है देख लेते हैं। ई बटा एफ ही निकालना है, ई बाई एफ। तो सिंपल होता है, पी ई बाई एफ होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन निकाला हमने 2/6 और एफ क्या है, एफ भी 2/6 ही है। 2/6 कर लो 1/3 कर लो की बात है, ठीक है। तो 2/6 इंटू 6/2 कैंसिल हो गए दोनों, आ गया 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। आसान सा सम था। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए आराम से और अच्छे से समझ के करना है बच्चों, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई एक दो ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, ब्लैक और रेड डाई रोल की जाती हैं। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। ठीक है ना। देखो, जब 2 डाइज आर रोल्ड, जब 2 डाइस रोल की जाती है ना, तो टोटल केसेस होते हैं 6 इंटू 6, 36 केसेस होते हैं। ठीक है, टोटल केसेस यहाँ पे लिख लो, टोटल केसेस होंगे 36 होंगे। अच्छा जी, इवेंट ई क्या है इसमें, ई यानी जो मैंने निकालना है, मैं इसको ई बाई एफ लिखूँगा, ए बाई बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई मेरा है जो निकालना है, उसको ऊपर रखना है कि भाई जो उसका सम इज़ ग्रेटर देन 9, सम इज़ ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, यानी जो डबलेट आएगा उसका सम 9 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 4 6 5 5 6 4, ठीक है जी, 5 6, क्योंकि सबका टोटल 9 से ज़्यादा हो रहा है, 5 6 और 6 5, इसका उल्टा भी हो जाएगा, और 6 6, तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, एफ क्या है कि गिवन दैट, जिसमें गिवन दैट लिखा होता है उसको नीचे रखना है। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है बेटा। अगर मैं लिख के दिखाऊँ पी ई बटा एफ, तो इसका मतलब ये हुआ आपने ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ़ की आपको पहले से पता है, हमने यहाँ ई की निकालनी है। एफ़ की पहले से गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, यानी ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए। एफ इवेंट क्या है, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, उस पर 5 नंबर आना चाहिए, यानी इसका क्या बनेगा, 5 1, हम मान लेंगे ये पहली डाई ब्लैक है, 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ई मिल गया, एफ मिल गया, हमने निकालना है ई बटे एफ। तो ई बटे एफ के लिए क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। दोनों में कॉमन क्या देखिए आप, 5 5 है इसमें, इसमें भी है, 5 6 है इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कॉमन मिले, तो ये जगह 2/36, क्योंकि टोटल कैसे गया 36। अच्छा, साथ साथ बता दूँ, अगर मुझे पी ई निकालना हो ई की, तो ई में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6/36। प्रोबेबिलिटी ये होता है फेवरेबल केसेस बटे टोटल नंबर ऑफ केसेस। पी ऑफ एफ क्या आएगा, इसमें कितने हैं, इसमें भी 6 हैं, ये भी हो जाएगा 6/36, और 1/6 भी कह सकते हैं आप इसको काट के। ठीक है, तो पी ई बटा एफ, ई क्या है मेरा, ई है कि हमने सम जो है ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, वो ई माना हुआ है। जबकि गिवन दैट को बोलते हैं जबकि ब्लैक डाई पे 5 नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो जिसका निकालना उसको ऊपर रखते हैं, ई का हमने ऊपर रखा है। तो क्या पी ई बटे एफ इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी ऑफ एफ, और पी इंटरसेक्शन एफ निकाला हमने, ये है, ये रहा
पी लगाओ इसके साथ 2/36 और पी ऑफ एफ है 6/36 कह लो या 1/6 कह लो। चलो इसको 6/36 रख लेते हैं, काटने में सुविधा रहेगी। ठीक है, 6/36 तो 36 से कैंसिल हो गया, ये फिर 2/6 विच इज़ 1/3 यानी 1/3 इसकी वैल्यू आएगी। तो ये था पार्ट ए। ठीक है जी, बिल्कुल आसान। और वेस्ट नेक्स्ट भी ऐसा ही है बिल्कुल, पार्ट जो सेकंड है इसका। तो इसको रब करते हैं और शुरू करते हैं सेकंड पार्ट इसका है जो, देखिए सेम, क्योंकि डाई तो वही है रेड एंड ब्लैक, तो टोटल केसेस हमारे पे क्या बनेंगे 6 × 6 36। तो ये बी पार्ट, टोटल केसेस बनेंगे 36। ओके, अच्छा जी। अब इसमें क्या है, हम ई और एफ मानते हैं। ई क्या है सेकंड पार्ट में कि जो सम है वो 8 होना चाहिए। सम इज 8। सम 8 कैसे होगा, देखो पहला होगा 2 6, तो इसको उल्टा लिख दो 6 2, 3 5 भी 8 होता है, 5 3 भी 8 होता है, और जी 4 4 8। ठीक है जी, ये हो गया, इनसे टोटल 8 बन गया। एफ इवेंट हमने मान लिया, रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। मतलब क्या हुआ कि भाई रेड डाई पे 4 से कम आना चाहिए, ये कहना चाहता है। तो रेड डाई पे एक ले लिया हमने, 1 1 1 2 1 3। रेड डाई हमारी पहली वाली है, 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरी पे जो मर्जी है, रेड डाई पे लेस देन 4 होना चाहिए, यानी 1 ले सकते हैं हम, ऐसे ही 2 ले सकते हैं, ऐसे ही 3 ले सकते हैं। तो 2 1 2 2 2 3, इंग्लिश में बोले तो 2 4 2 5 एंड 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये बनेंगे टोटल पेयर्स। ठीक है जी, हमने इसमें भी क्या करना है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8, यानी ये इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी हमने ई को ऊपर रखना है। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेंगे। ई और एफ में कॉमन क्या है, देखिए आप इसमें, देखो एक तो 2 6 यहाँ पे है, 2 6 यहाँ पे है। ठीक है जी, और 2 के बाद 3 5 इसमें है, 3 5 है इसमें, 3 5 है इसमें। तो 2 ही हुए, 2 हैं जो कॉमन है, तो ये जगह 2/36। अच्छा, पी ऑफ ई निकालने तो क्या आएगा, ई में कितने थे टोटल, 1 2 3 4 5, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/36। एफ़ की क्या आएगी, एफ में कितने 6 3 18, 18/36। हमने निकालना है पी ई बाई एफ, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि एफ हमें ऑलरेडी पता है। यानी फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ऑफ एफ, और इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाली 2/36, पी ऑफ एफ है 18/36, ये कैंसिल हो गया, 2/18 1/9, यानी आंसर आ गया 1/9। तो ये था वंस अगेन वेरी इजी सम। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आसान सम चल रहे हैं बिल्कुल, पूरा एक्सरसाइज बहुत आसान है ये बेटा, मैथ्स पूरा ही आसान होता है। ठीक है, जो बच्चा ध्यान से करता है, इंजॉय करके करता है ना, आसानी से कर लेता है। थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है, ध्यान से समझो सब कुछ समझ आता है।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें भी तीन पार्ट है, ठीक है जी। तो इसमें जो गिवन है इवेंट ई गिवन है, हमें वो लिख लेते हैं। उसमें एलिमेंट है 1 3 5। एफ हमें गिवन है, उसमें एलिमेंट है 2 3, ठीक है जी। एफ जी भी है हमारे पास, जी में है हमारे पास एलिमेंट्स 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा जी, हमने निकालना है पी, पहले तो इसका फर्स्ट पार्ट पी ई बाई एफ, यानी आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक तो ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और एक चाहिए एफ। अच्छा, ई इंटरसेक्शन, ई और एफ का इंटरसेक्शन करो, इसमें कॉमन क्या दिखा आपको, ऊपर में लिख देता हूँ टोटल केसेस, क्योंकि इसमें एक डाई को रोल करते हैं। डाई की बात मैं बता देता हूँ साथ साथ। टोटल केसेस क्या बनेंगे इसमें, टोटल केसेस, क्योंकि एक सिंगल डाई इज रोल्ड, टोटल केस होंगे 6। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, ई और एफ में देखो खाली 3 आ रहा है, तो एक ही है 1/6। ई और एफ का कॉमन लेना है ना हमें, और एफ में कितने एलिमेंट है 2, तो ये 2/6। तो ये पहले ई बाई एफ जो निकालना था, तो इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, नीचे वाला। तो इंटरसेक्शन में 1/6 डिवाइड बाई 2/6, ठीक है जी। सिक्स से 6 कैंसिल हो गया, 1/2। पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है एफ बाई ई, पी एफ बाई ई, यानी हमें पी ई की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे पी में कितने एलिमेंट है, 3, टोटल कितने हैं 6, 3/6। तो पी एफ बाई ई हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऊपर तो इंटरसेक्शन सेम आएगा, नीचे ई है तो पी ऑफ ई से डिवाइड कर देंगे। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू थी 1/6 पहले केस की तरह, और पी ऑफ ई है 3/6। 6 गोज विद 6, 1/3 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में है अगेन, नहीं ये पार्ट 1 ही था, ये दोनों को मिला के पार्ट 1 ही था बेटा। पार्ट 2 में है, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की दिक्कत आ रही है अदरवाइज, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो बेटा। नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। अब की बार है पी ई बाई जी, सेकेंड का सेकेंड पार्ट पी ई बाई जी, यानी आपको ई और जी में इंटरसेक्शन चाहिए, पी ई इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई पी ऑफ जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ई और जी में कॉमन क्या है, 3 और 5, तो पी ई इंटरसेक्शन जी रिगार्ड, देखो एक तो 3 मिल गया और एक 5 मिल गया, यानी 2 मिल गए 2/6। अच्छा, दूसरा हमें चाहिए पी ऑफ जी, उसमें कितना एलिमेंट है 4/6। ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, ये होगा 2/6 डिवाइड बाई 4/6। 6 से 6 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आंसर आ गया। अब दूसरे में दूसरा क्या है, एक तो ई बाई जी था, दूसरा जी बाई ई है, उसका उल्टा है। पी ई इंटरसेक्शन जी आएगा, तो जी इंटरसेक्शन ई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, डिवाइड बाई पी ऑफ ई। इसमें एक पी ऑफ ई और निकालो यहाँ पे। पी ऑफ ई पहले वाले सम में भी निकाला था, ई में कितने एलिमेंट है 3, तो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। तो ये 2/6 इंटरसेक्शन डिवाइड बाई पी ऑफ ई क्या है, पी ऑफ ई है 3/6। 6 से 6 कैंसल, इसकी वैल्यू आ गई 2/3। तो ये था सेकंड पार्ट।
इसमें 2 सम थे। और फिर है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। अच्छे से देख लीजिए बेटा, अच्छे से समझ के करना आपने। बहुत इजी है बच्चों, आप देख रहे होंगे, बहुत ही इजी है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो मेरे बेटा आप कभी भी मुझे फ़ोन या मैसेज जैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन होगा तुरंत। ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट करते हैं। 11th का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने कहा है पी ई यूनियन एफ बटा जी। ई यूनियन एफ बटा जी। अच्छा, ई यूनियन एफ की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, पी ई यूनियन, अब जी को दिमाग 1 मिनट के लिए भूल जाओ आप। ऐसे ई यूनियन एफ का मतलब क्या होता है? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और अगर इसके नीचे जी है तो ये जी यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी। ठीक है जी। और इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा ई, कंडीशन प्रोबेबिलिटी बन गई सारी, ई इंटरसेक्शन जी बटे पी ऑफ जी। ये बन गया पी एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई पी ऑफ जी माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाई पी ऑफ जी। तो हमने ये निकालना है बेटा। तो इसमें सब की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, यानी ई का इंटरसेक्शन जी के साथ भी निकालना है। हमें क्या क्या निकालना है देखिए, मैं इसको साइड में बताता हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ पहले हमने निकाल लिया। ठीक है। यहाँ पे ई और एफ के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? ई और एफ में कॉमन क्या है? केवल 3 था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? पी 1/6। ठीक है जी। अच्छा जी, एफ और जी का इंटरसेक्शन, एफ और जी में कॉमन 2 3 लिख देंगे एफ इंटरसेक्शन जी। तो इसमें 2 कॉमन है, 2/6। और क्या चाहिए? तीनों का इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन ई, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तीनों में क्या है कॉमन? एक 3 मुझे नज़र आ रहा है जो तीनों में है, तो ये आ गया 1/6। इसके अलावा पी ऑफ जी चाहिए हमें। पी ऑफ जी, जी में कितने एलिमेंट थे? 4/6। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी हैव द आंसर। देखिए, ई इंटरसेक्शन जी निकाला हमने, वो 1/6 है, डिवाइड बाई पी बाई जी 4/6 प्लस एफ इंटरसेक्शन जी 2/6, पी ऑफ जी 4/6 माइनस ये आया है 1/6 डिवाइड बाई 4/6। ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा 1/4, ये हो गया 2/4 और ये इससे माइनस हो जाए -1/4। तो 1/4 गोज विद 1/4। ई इंटरसेक्शन एफ, एक मिनट, ई इंटरसेक्शन एफ नहीं है, जी था भाई, एक मिनट, यहाँ पे जी था, ये थोड़ा सा कई बार हो जाता है। ई और जी का निकालना है बेटा। ई और जी में कौन से हैं? 3 और 5, इसकी वैल्यू आएगी 2/6। देखो, ई और जी में कॉमन क्या है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये हो गया, ये भी 2/4 है। ठीक है, 2 + 2 4, 4 में से बन गया 3/4। तो ये था सिंपल सा पार्ट 1, थर्ड का पार्ट 1। ठीक है जी। इसमें एक चीज़ और निकालनी है साथ के साथ, कि आप निकालिए पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई, एक मिनट, यस, ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी।
ये थर्ड का अगेन सेकंड पार्ट है। तो तरीका क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं डिवाइड बाई पी ऑफ जी। ठीक है, ये वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, ये 1/6 और जी की वैल्यू 4/6 है, 6 हो गई, ये आ गया 1/4। तो ये थर्ड के दो पार्ट थे, वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बिल्कुल आसान से है बेटा। ये बोर्ड की जो क्लासेज होती है ना, बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि वाकई सही बात है, बहुत आसान होता है सिलेबस, बहुत ही आसान है। और मैथ्स तो बेटा पूरा ही आसान है, जो बच्चा ध्यान से समझता है ना मैथ्स। देखो सभी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो दिल लगा के जब आप करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। और बेटा लाइफ में तो बहुत काम आता है ये। मैथ्स से जो स्टडी करते हैं वो कामयाब ज़रूर होते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, वो अपने पैरों पे बड़ी जल्दी खड़े हो जाते हैं, यानी उनको जॉब बड़ी जल्दी मिल जाती है। सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए उनको डिपेंड नहीं होना पड़ता दूसरों पे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये कह रहे हैं कि एक फैमिली है जिसमें ये चांसेस हैं कि 2 बच्चे हों, वो लड़का हो सकता है या लड़की। उसके बाद कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल केसेस हम पहले लिखेंगे, टोटल केसेस। अच्छा 2 बच्चे हैं, तो पहली बात ये कि पहला लड़का दूसरा भी लड़का, 1 का मतलब जो पहले हुआ है, जो बड़ा है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि पहला लड़का हो जाए दूसरी लड़की हो जाए, या यूँ हो सकता है कि पहली लड़की दूसरा लड़का, या फिर दोनों लड़की। ये पॉसिबिलिटी है, यानी 4 केस बनेंगे इसमें। अच्छा, अब हमारे पास इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, ई मैंने लिखना है बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, दोनों ही गर्ल्स हैं, तो उसको G1 G2 लिखेंगे। और ऐसे केसेस कितने हो गए, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चलो आगे लिखता हूँ। P ऑफ E में निकालूंगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/4। F क्या है, गिवन दैट लिखा हुआ, गिवन दैट का मतलब F, ये नीचे आएगा। यंगेस्ट इज ए गर्ल, F में हमने लेना है यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल। तो ऐसे कौन कौन से केसेस बनेंगे, देखो यंगेस्ट इसमें बना है G2, यानी G2 लेना, B1 G2, यंगेस्ट का मतलब जो बाद में पैदा हुआ। ये 2 केसेस हो गए। तो इसका अगर मैं साथ साथ लिखना चाहूँ P ऑफ F, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/4। अच्छा, हमें चाहिए E इंटरसेक्शन F। E और F में कॉमन क्या है, G1 G2 एक ही है, 1/4। तो हमने निकालना क्या बेटा, हमने निकालना है E/F, क्योंकि E क्या लिया है हमने, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल। गिवन दैट यानी जो नीचे आएगा, गिवन दैट का हिंदी मीनिंग होता है जो कि दिया गया है, जो पहले से पता है। आपने E की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि F की हमें पहले से ही पता है। तो इसको फार्मूला बहुत बार लिख चुका हूँ, E इंटरसेक्शन F बटे P ऑफ F। ठीक है बेटा, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। इंटरसेक्शन F हमने निकाला है 1/4 और F का है 2/4, 4 गोज विद 4, आंसर आ गया 1/2। पहला तो ये था, इसका जो पहला पार्ट था ये। इसका सेकंड में क्या है, ई तो वही रहेगा आपका, सुनिए। अब की बार मैं जो सेकंड पार्ट में EF में ले चुका हूँ, मैं G लूँगा इस बार, उसका नाम G रखूँगा, तो E/G हो जाएगा हमारा। G क्या है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। कम से कम एक लड़की होनी चाहिए,
कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो 1 2 3 ये तीनों आ जाएंगे, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। B1 G2 G1 B2 और G1 G2, कम से कम एक लड़की, कम से कम एक का मतलब एक या इससे अधिक। तो ऐसे केसेस हो गए हमारे पास। अब हमने निकाला है E इंटरसेक्शन G, क्योंकि जो मेरा दूसरा सम है उसमें लिखा है, निकालना है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल। तो E और G में कॉमन क्या है, खाली G1 G2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगी 1/4। ठीक है जी। अब हमने निकालना है PE/G, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू का साइन है ये E इंटरसेक्शन G डिवाइड बाई P ऑफ G। तो इसकी वैल्यू है E इंटरसेक्शन G की अभी निकाली 1/4, P ऑफ G की वैल्यू क्या है, अच्छा G में कितने हैं लिख देते हैं यहाँ पे, P ऑफ एम्प्लाइज P ऑफ G है यहाँ पे 3 है, 3/4, तो इसका 3/4, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3, 1/3। यही हमने फाइंड आउट करना था, 2 केसेस थे। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा सम, अगेन बहुत इजी बच्चों, आप देख ही रहे हो। एक मिनट, इसमें भाई एक और सी भी है, ये सम थोड़ा सा चेंज हो गया लगता है। ठीक है, सी भी है एक, ठीक है वही है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना, वेरी गुड। ऐसा कुछ चेंज नहीं है, वही है उस स्टेटमेंट, बिल्कुल वही है, आंसर भी ऐसे ही निकला। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और क्वेश्चन नंबर 12 था ये, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कई बार एग्जाम्पल में या दूसरे सॉल्यूशन में ये वैल्यूज़ ABC ले लेते हैं बेटा, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं EFG लेके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि कोई इंस्ट्रक्टर है, उसने एक टेस्ट प्रिपेयर किया, उसमें क्या है कि उसने इजी और डिफ़िकल्ट सम डाल रखे हैं, टाइप क्या है, ट्रू फॉल्स भी है, मल्टीपल चॉइस भी है। तो इसके लिए हम एक टेबल सी बना लेंगे कि भाई उसने मान लो इजी भी डाले, डिफ़िकल्ट भी डाले। ठीक है, टाइप कौन कौन सी थी, मान लो ट्रू फॉल्स भी है उसके पास, और MCQ भी है। ठीक है, वो देख लेंगे कैसा। ये कह रहा है कि ट्रू फॉल्स कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स इजी 300, और डिफ़िकल्ट उसने 200 डाल रखे हैं, यानी टोटल उसने ट्रू फॉल्स डाल रखे हैं। अगर टोटल में यहाँ पे लिख दूँ तो टोटल हो गई 500। MCQ कितने डाल रखे हैं, MCQ उसने इजी डाल रखे हैं 500 लिख दिया यहाँ पे, और डिफ़िकल्ट डाल रखे हैं 400, तो ये गया 900। तो इसका टोटल हो गया 1400। इधर से करूँ तो ये हो गया 600 और ये हो गया 800। दोनों तरफ से कैसे भी कर लो इतना ही आएगा। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इफ़ द क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द टेस्ट बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है, गिवन दैट इट्स ए मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा E/M। इजी टाइप का निकालना है, मल्टीपल चॉइस हमें गिवन दैट
वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ई बाई एम, और ई बाई एम क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एम बटे पी ऑफ एम। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो इजी और मल्टीपल चॉइस। इजी और मल्टीपल चॉइस कितने हैं, पी ई बाई ई इंटरसेक्शन है, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी, दोनों बातें देखो इधर। ऐसे कितने हैं 500, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 500 बाई टोटल कितने हैं 1400। और दूसरा क्या चाहिए पी ऑफ एम, एम माने मल्टीपल चॉइस, चाहे वो इजी हो चाहे हार्ड हो। तो मल्टीपल चॉइस है 500 + 400 कितने हुए 900 और डिवाइड बाई टोटल 1400। तो ये सम था, वैल्यूज पुट कर दो 500 बाई 1400 डिवाइड बाई 900 बाई 1400, कैंसिल आउट, 2 0 कट गई 5/9। देखने में बहुत बड़ा सम था, इजी सा सम है ये, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बिल्कुल आसान से समय देखिए, बार बार उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हैं इतनी ईजी, बहुत ईजी है मेरे बेटा, बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। इसमें कह रहा है कि गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट। गिवन दैट, अच्छा 2 डाई जब थ्रो करते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 डाइस आर थ्रोन, तो टोटल केसेस उस केस में क्या होता है, टोटल केसेस हो जाता है 6 × 6 6 6 36, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें करनी है इसमें, एक तो गिवन दैट उसने बोला है, गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट। मैं उसको ए लिख लेता हूँ या बी लिख लेता हूँ, बी को नॉर्मली हम लिख लेते हैं बी। 2 नंबर्स ऑन द डाइस आर डिफरेंट, देखिए जो टोटल केसेस हम करते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6, ठीक है, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 लास्ट 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 ऐसे करके 4 1 4 2, ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 ऐसे करके 6/6 36 केस आप जानते हो 10th क्लास में +1 में सब कुछ देखा हो आपने। तो इसमें डिफरेंट चाहिए, नंबर दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यानी हम इसमें से कौन कौन से निकाल देंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 36 में से वो 6 केस निकाल देंगे जो सेम है, जो कि सेम है, तो बाकी बचे 30 30/36। तो ऐसे केसेस 30 रह जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ऑफ बी 30/36, समझ आ गई। वो 6 केसेस कौन से एक्सक्लूड करेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये केसेस हम हटा देंगे क्योंकि ये सेम है, ये हटा देंगे तो डिफरेंट आ गए सारे। तो 5 6 5 30 6 6 36, इसकी वैल्यू होगी 5/6। ये तो गिवन दैट है, हमने नीचे रखना है। निकालना किसका है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ए लिखेंगे उसको, सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस के ऊपर जो सम आना चाहिए ना दोनों का टोटल, दैट इज़ 4, 4 आना चाहिए। 4 आने के तरीके क्या है भाई, 1 3 4 होता है, 2 2 4 होता है एंड 3 1 4 होता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे कितने केसेस हुए 3 केसेस, टोटल हैं 36, ठीक है। तो ये क्या 1/12, एक ही पी, एक मिनट, ये 3 केसेस हैं, चलो आगे मैं लिखता हूँ उसको पी ए को, पी ऑफ ए, ठीक है, ये आ गया 3/36। हमें निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है, टोटल इसका भी 4 बनता है,
नहीं नहीं, ये तो छोड़ने हैं ना, इनको छोड़ के कौन कौन से इसका 2 ये सारे तीनों ही हैं, ये 2 छोड़ दो बस, क्योंकि ये वाले हमने माइनस करे थे ना इसमें से, तो 30 बच गए। 30 कौन कौन से हैं, इनको छोड़ के बाकी 30, उस 30 में बस ये नहीं आता 2 13 भी आएगा, 31 भी आएगा, तो केसेस कितने हुए 2। मैं एक बार फिर से बता दूँ मेरे बच्चों, हमने बी क्या लेना है, 2 डाइस पे जो नंबर है वो डिफरेंट होने चाहिए, यानी सेम नंबर वाले हमने कैंसिल करने हैं। मैं एक बार फिर से बना के दिखाऊँ क्या आपको, यानी हमने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ऐसे 2 वाला है 2 6 तक, 3 वाला है, ये टोटल केसेस में लिख रहा हूँ, आपको पता है पहले से ही। 4 वाला है 4 6 तक, 5 वाला है 5 6 तक, और जी 6 वाला है 6 6 तक। तो जो ऊपर वाला है, ये जो बी वाला, उसमें डिफरेंट होनी चाहिए, यानी हमने इसमें से काटना है 1 1, यहाँ पे था 2 2, वो भी काटना है, यहाँ पे था 3 3, वो भी काटना है, यहाँ पे था 4 4, यह भी काटना है, यहाँ पे था 5 5, उसको भी काटना है, 6 6 को भी। इनको छोड़ के ये वही तो लिखे थे मैंने ऊपर, जो बाकी बची कितने उसके 30, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या था 30/36। तो अब उन 30 में से ए के साथ कॉमन कितने हैं, ए के साथ कॉमन सारे ही हैं, इसको छोड़ दो बस, ये कॉमन आ गया ना 2 2, इसको छोड़ दो, बाकी 2 बच गई, मैं वही 2 की बात कर रहा था, 2/36। तो बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B, क्योंकि ए मैंने क्या लिया है, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज़ 4 गिवन दैट 2 डाइस आर डिफरेंट। तो ये PA इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B, इंटरसेक्शन हमने निकाला है 2/36, तो ये लिख देंगे 2/36 डिवाइड बाई B, निकाला नहीं, निकाला हुआ है 5/6, 5/6 कर लो या 30/36 भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो 5/6 मैंने कर लिया था, एक ही बात है, 2/36 इंटू 6/5, तो 6 6 36, 2 3 6, तो इसका आंसर आ गया 1/15। यही हमारा आंसर है जो हमने फाइंड आउट करना था। तो बड़ा इजी है सब कुछ। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा ये बाकी सम से जो मैं क्वेश्चन नंबर 15 करूँगा ये थोड़ा डिफरेंट है, बड़ा ध्यान से समझना होगा आपको, ठीक है जी जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में एक डाई को थ्रो किया जाता है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो डाई को फिर से थ्रो किया जाता है। डाई है कोई, कब थ्रो किया जाता है सेकंड टाइम, अगर 3 का मल्टीपल आता है, यानी 3 और 6 आता है तो दोबारा थ्रो किया जाता है। अगर कोई और नंबर आता है तो फिर एक कॉइन हो रहा है उसके पास, फिर वो कॉइन को टॉस करता है, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज टेल, कॉइन पे जो टेल आ रही है, गिवन दैट क्या है, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, 2 डाई है ना, एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। जब किसी डाई को थ्रो करते हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए हमें, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक बार फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए।
ऐसे कितने केसेस बनेंगे, यानी 3 और 6 दो बनेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2/6 आएगी, यानी 1/3 आएगी। ठीक है जी। एक बार में अगर इसको n टाइम्स रिपीट करें बार बार, ठीक है, मान लो एक बार में 1/3 आई, दो बार, दूसरी बार करके 1/3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, इसको लिखेंगे इन वन थ्रो में, ये पहली बार में इन वन थ्रो, THROW, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 इन n थ्रोज, इन n थ्रोज, हम ये मान लेते हैं, हम इसको एक से ज़्यादा करते हैं, तो जितनी बार अगर यही आ रहा है तो वही आएगा, 2 बार करेंगे तो स्केयर आ जाएगा, 3 बार करेंगे क्यूब, n बार करेंगे तो ये। अब मल्टीपल ऑफ 3 में तो दोनों आते हैं, 3 और 6, ठीक है। और उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 डाई पे ना 3 आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या है, देखो मल्टीपल ऑफ 3 में तो 6 भी आ गया, अगर 6 आता है तो मान लो 6 का चाहिए में गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 तो एक बार ही आता है 1/6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, अगर हम इसको 6 चाहिए इन n थ्रोज, इन n थ्रोज, n पर थ्रो करते हैं, तो ये भी आ जाएगा 1/6 की पावर n, क्योंकि जितनी बार भी करेंगे अगर यही आता है तो 1/6 का स्क्वायर क्यूब ऐसे आता रहेगा, ठीक है। मैं ये क्यों किया, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या है कि इसके n टाइम्स में से ये घटा दे तो एटलीस्ट आ जाएगी, आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3, इसका मतलब ये होता है इन n थ्रोज ऑफ ए डाई, तो उसको 1/3 की पावर n में से 1/6 की पावर n घटा देंगे, क्योंकि 3 तो कम से कम चाहिए ना, तो 6 ना भी आए तो वो भी काम चलेगा, ठीक है। ये हमने हिसाब लगाया कि जब उसको n टाइम्स तक करते हैं, n टाइम्स तक, ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 की। मान लो अब हम चले n+1 टाइम पे, n 10 हो सकता है, 10 के बाद ये 11वां हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, मान लो n+1 टाइम में ये नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सेग्रीट कर दिया एंड अब इसकी बारी लेते हैं। इसमें मान लो कि 1/3 नहीं आता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अदर देन 3 नहीं, अदर देन मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल छोड़ दो, बाकी कौन आएंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गए, 4 लोग हैं, 4/6, 2/3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। मान लो ये आ गया, 3 नहीं आया, तो अदर देन 3 आया, तो उसके बाद जब इससे अगली बारी होगी n+2 टाइम ये टर्म होगी, तो उसमें हमें कॉइन उछालना है, ए कॉइन इज टॉस्ड, तो कॉइन को टॉस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या टेल सेम ही है, हो जाएगी 1/2। तो अगर मैं इस सब की बात करूं कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 3 इन n+2 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी, हमने, ठीक है जी, ये आ गया आपका, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1/3/1 -1/3 -1/6 अपॉन 1 -1/6 इंटू 1/3, ठीक है। ये सॉल्व करके 1/3 अपॉन 2/3 बनता है, 3/2 हो गया उलट के, 1/6 अपॉन 5/6 बनता है, 6/5, तो हो गया 1/2 - 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 10 आ गया, 5 में से 3 गए, 2/3, ये 3/10 आ गया, यानी ये आ गया 3/10 इंटू 1/3, ये से कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया 1/10, ये आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये सम था
बिल्कुल आसान है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, हम ये मान के चलेंगे कि मल्टीपल ऑफ 3 एक थ्रो में आएगा तो उसमें 3 और 6 आएगा, 2/6 बन गई प्रोबेबिलिटी। अगर n टाइम्स करें तो उसको 1/3 की पावर n आ गई। अगर हम खाली 6 ले के देखें तो 6 तो एक बार आता है 1/6, उसको n टाइम्स सोचें प्रोबेबिलिटीज़ की तो 1/6 की पावर n। क्यों सोचें? क्योंकि हमें एटलीस्ट 3 लेना है। एटलीस्ट 3 का मतलब ये होता है कि 3 तो आए, 6 ना आए तो n टाइम्स अगर थ्रो करें तो टोटल जो मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी उसमें 6 थोड़ा माइनस हो जाएगा, एटलीस्ट 3 बन जाएगा। अब n टाइम्स तक की बात होगी, n टाइम्स तक उसकी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी एटलीस्ट 3 की। अगर n+1 टाइम पे मान लो 3 ना आए तो कौन आएगा? बाकी 4 लोग बच गए, 1 2 4 5, उनमें से आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। अब क्योंकि 3 नहीं आया, कोई और आया है तो फिर कॉइन को टॉस करना है और उसमें टेल लानी है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहाँ तक? n+2 टर्म तक, वो ये आ गई n तक, ये n+1 वाली, ये n+2 वाली है। ठीक है, अगर n इन्फिनिटी तक लेके जाएं उसको तो उसको जोड़ना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। ये क्या समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और ये सारा। ठीक है, इसको काट दिया था मैंने, इसकी वैल्यू 1/3 आ गई थी। और ये बेटा दोनों क्या है? इनफाइनाइट GP। और सम क्या होता है इसका? SN A/1 - R। ठीक है, वो फार्मूला लगा दिया, A/1 - R। R क्या है? 1/3 आएगा, उसका 1/6 आएगा। तो इसको सॉल्व किया, 1/3/2/3 रहा, ये 3/2 आ गया, माइनस 1/6 अपॉन 5/6 था, ये 6/5 हो गया। कैंसिल आउट किया, 1/2 रह गया, माइनस 1/5, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू होगी 1/10। यही हमने करना था। और ये इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा हल्का सा टफ सम था, बाकी सब आसान है, ये भी आसान है। ठीक है, देखो मैंने रिपीट कर दिया है आपके लिए। अगर फिर भी इसके बावजूद भी आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप फिर से मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पे 16 में क्या है? अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस हो गई कि भाई PA की वैल्यू गिवन आपको, P ऑफ A की वैल्यू है कितनी है? PA की वैल्यू आपकी 1/2। P ऑफ B की भी वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 0। अब A/B निकालो। PA/B होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B। अब इंटरसेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ नीचे क्या आ गया? 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज अनडिफाइंड UD। तो इसका जो आंसर आएगा MCQ का, जिसमें अनडिफाइंड लिखा है या नॉट डिफाइंड लिखा है, दैट इज़ द आंसर। C इसका आंसर है। ये था 16। और अब आते हैं 17 पे। चलो इसको मिटा दिया जाए। 17 और लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। 17 में क्या कहता है कि PA/B इज इक्वल टू PB/A। दोनों कंडीशन और प्रोबेबिलिटीज़ सेम हैं, तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है? देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम पहले। A/B का मतलब है A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B। सिमिलरली B इंटरसेक्शन A का लो या A इंटरसेक्शन B का लो, एक ही बात है, डिवाइड बाई A। अब दोनों इक्वल हैं, सुनिए, दोनों की डिनोमिनेटर भी इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल कब होंगे? व्हेन PA इक्वल टू PB इम्प्लाइज P ऑफ A को P ऑफ B के इक्वल होना पड़ेगा, तभी दोनों रेशो, ये रेशो और ये रेशो इक्वल होंगे। कब? जब ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल है। तो इसमें जहाँ भी लिखा है PA इक्वल टू PB, वो आंसर है, और वो है डी पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13.1 का। तो बच्चों ये था बेटा 13.1,
ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट्स में किया है, एक वीडियो मैंने पहले बना के भेजी थी आपकी, एक आज। तो सभी बच्चे बेटा ध्यान से वीडियो को देखा करो, बड़े मन से देखा करो, पूरे एकाग्रता से देखा करो, ठीक है। एक से ज़्यादा बार देखने की जरूरत पड़े तो उसको देखो, बार बार देखो उसको। और इसको आप सब्सक्राइब कर लिया करो, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो। और आपकी जो भी रिलेशन में है ना, जानकारी में है, चाहे गांव में है, चाहे शहर में है, चाहे आस पड़ोस में है, चाहे रिश्तेदारी में है, जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो भेजा करो बेटा, ताकि ये बेनिफिट ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।